नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक पिछला वीडियो जो बनाया था उसके आगे का है। मतलब जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं उद्योग की, इस टॉपिक का आधा भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हमने उद्योग के वर्गीकरण की बात की थी। हमने कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग वर्गीकरण कर लिया था और साथ ही आकार के आधार पर भी जो उद्योग होते हैं उनके वर्गीकरण पर चर्चा कर ली थी। आज हम उद्योग के वर्गीकरण के तीसरे पार्ट में आते हैं, जो होता है जो पूंजी के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो होता है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग बताए गए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग जब वर्गीकरण किया जाता है तो उस वर्गीकरण को चार भागों में बांटा गया है। देखिए, चर्चा करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग बताए गए हैं। इन्हें चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो आता है निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र के उद्योग। दूसरा जो भाग आता है स्वामित्व के आधार पर वो आता है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तीसरा जो आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योग वो होता है संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। और चौथा जो आता है वह आता है सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो इन चार भागों में स्वामित्व के आधार पर उद्योग को बांटा गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निजी क्षेत्र की। अब देखिए, निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व संचालन जो होता है निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। मतलब एक पर्सनल ये उद्योग धंधा होता है, इसमें नियम कायदे कानून जो होता है निजी व्यक्ति बनाता है। तो इसमें साफ कह दिया गया कि निजी क्षेत्र के उद्योग धंधों का स्वामित्व संचालन जो होता है निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। इसके उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो उदाहरण में जियो कंपनी का हम नाम ले सकते हैं वर्तमान में, जिसका संचालन मुकेश अंबानी कर रहा है। मतलब जियो कंपनी जो है मुकेश अंबानी की निजी संपत्ति मानी गई है, मतलब उसका निजी उद्योग है। इस आधार पर निजी उद्योग जो होता है पर्सनल उद्योग के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग है उसकी हम बात करते हैं, वो होता है सार्वजनिक क्षेत्र। नाम से जाहिर है, सार्वजनिक मतलब सबका। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग आते हैं उनका संचालन व स्वामित्व जो होता है वह सरकार के हाथ में होता है। मतलब सरकार जो होती है इस प्रकार के उद्योग धंधों का संचालन करती है, उनके लिए नियम बनाती है और साथ ही उनके लिए क्या कायदे कानून होंगे उन कानूनों को बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। इसके जब उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो उदाहरण है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में हमने देखा कि निजी क्षेत्र में जियो कंपनी जो थी वो इसका उदाहरण थी। तीसरा में जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं उसके आधार तीसरा चर्चा करते हैं संयुक्त क्षेत्र। देखिए, संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इनका स्वामित्व संचालन जो होता है राज्य व व्यक्ति, ये व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। मतलब इसमें सरकार के भी योगदान होता है और निजी व्यक्तियों का समूह का भी इसमें योगदान होता है, जिसका संचालन जो होता है सरकार के नियमों के आधार पर और निजी व्यक्तियों के मेहनत के आधार पर संचालन किया जाता है। जब हम इसके उदाहरण चर्चा करते हैं तो आनंद मिल्क यूनियन, आनंद मिल्क यूनियन इसका उदाहरण हम मान सकते हैं। चलिए, फिर आता है सहकारी क्षेत्र। चौथा जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग बताया गया है यह है सहकारी क्षेत्र। नाम से जाहिर हो रहा है। देखिए, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को जो स्वामित्व संचालन होता है वह कच्चे माल की आपूर्ति या कच्चे माल के
कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले उत्पादकों व पूर्तिकार जो कामगार होते हैं उनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यानी यहाँ पर तो कच्चा माल जो दे रहे हैं वो उस कच्चे माल से पक्का माल का निर्माण करने वाले हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के उद्योगों का संचालन किया जाता है। अब देखिए ये थे स्वामित्व के आधार पर बटे हुए उद्योग धंधे, जिसके आधार पर हम लोगों ने स्वामित्व के आधार पर उद्योग धंधों की चर्चा की। पहला निजी क्षेत्र था जिसका उदाहरण हमने जियो कंपनी को माना। दूसरा क्षेत्र था वह सार्वजनिक क्षेत्र था, उद्योग थे, जिसका उदाहरण हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया माना। तीसरा संयुक्त क्षेत्र है जिसका उदाहरण है मारुति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। मारुति उद्योग जो क्षेत्र है ना, मारुति उद्योग इसका उदाहरण माना गया है। जबकि सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आनंद मिल्क यूनियन जो है, आनंद मिल्क यूनियन जो है वह सहकारी क्षेत्र का उदाहरण माना गया है। तो कुल मिलाकर ये चारों स्वामित्व के आधार पर उद्योग धंधे थे, उसकी हमने चर्चा की। अब देखिए उद्योग धंधे जो होते हैं वो किसी स्थान पर बसते हैं, यानी उद्योग धंधे किसी स्थान पर लगाए जाते हैं तो उनकी अवस्थिति को भी बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं। तो उद्योग धंधों को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताते हैं, उनको देखिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले देखिए हम एक त्रिभुज के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके आधार पर हम उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला उद्योग की जो आधारशिला होती है वो होती है कच्चा माल, मतलब कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल हम यहाँ पर सबसे पहला बिंदु मानेंगे, कच्चा माल। फिर उसके बाद कच्चे माल के बाद में हम मानते हैं भूमि, पूंजी, जल और श्रम। उसके बाद में विद्युत के बाद में परिवहन, संचार और बाजार। ये 9 कारक बताए गए हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। मतलब उद्योग धंधे जो है उन्हीं जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर इनमें से कोई भी एक तत्व विद्यमान हो या फिर सभी कारक वहां पर विद्यमान हो। इन कारकों को देखिए, जो कारक होते हैं इन कारकों के आधार पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। बहुत बार सरकार पिछड़े हुए इलाकों में सुविधाएं दे देती है, जैसे परिवहन कम लागत उपलब्ध करवा देती है, साथ ही विद्युत कम लागत उपलब्ध करवा देती है, भूमि जो होती है उपलब्ध करवा देती है, कम लागत श्रमिक भी उपलब्ध करवा देती है, जिस कारण से पिछड़े हुए इलाकों में भी औद्योगिक विकास किया जा सकता है। मतलब सरकार बहुत बार इस प्रकार के प्रयास करती है जिन प्रयासों के आधार पर उद्योग धंधे को अवस्थिति को प्रभावित करने जो कारक होते हैं ना, उन कारकों की उपलब्धता बहुत बार सरकार हमें उपलब्ध करवा देती है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए उद्योग जो होते हैं उन जगहों पर भी जहां अति पिछड़ा इलाका होता है वहां पर ही बहुत बार उद्योग स्थित हो जाते हैं, मतलब उद्योग की स्थापना कर दी जाती है। तो उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करने जो कारक थे उनमें सबसे पहला कारक बताया गया है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता, जहां कच्चा माल मिलेगा वहां पर उद्योग धंधे अपने आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां कच्चा माल है। जैसे होता है गन्ने का, जब हम उद्योग धंधे चीनी मिल लगाते हैं तो चीनी मिल वहीं लगाई जाती है जहां पर गन्ने की उपलब्धता अधिक मात्रा में हो। दूसरा बताया गया इसमें भूमि। अब देखिए उद्योग धंधे जहां लगाए जा रहे हैं वहां पर भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब भूमि समतल होनी चाहिए जहां पर उद्योग धंधे के लिए परिस्थितियां जो
अनुकूल हो, मतलब ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि रेगिस्तानी इलाके में जाकर उद्योग लगा लिया जहां पर कोई उद्योग धंधे कोई मतलब ही नहीं है, या पहाड़ी इलाकों में लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं। जहां भूमि समतल हो वहां पर उद्योग धंधे अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं। साथ ही पूंजी, जहां पूंजी की उपलब्धता हो, मतलब जहां पर पूंजी जैसे बैंक आदि संस्थाएं हो जो ऋण देने के लिए तैयार रहे, उन इलाकों में उद्योग लगाए जाते हैं। साथ ही जल, सबसे जरूरी चीज है जल। उद्योग जहां भी लगाए जाएंगे वहां जल की उपलब्धता होनी चाहिए। इसलिए अधिकतर जो उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग जो होते हैं, बड़े उद्योग जो होते हैं, वो हमेशा नदियों के किनारे ही लगाए जाते हैं क्योंकि वहां जल की उपलब्धता होती है। पांचवा जो कारक बताया गया है वह कारक बताया गया है इसमें श्रम। श्रम जो होता है, सस्ते श्रमिक जहां पर उपलब्ध होंगे वहीं उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। अब उद्योग धंधा आपने लगा लिया और वहां पर काम करने वाले श्रमिक उपलब्ध नहीं है तो उद्योग धंधे का लगाना न लगाना बेकार हो जाता है। इसलिए उद्योग धंधे वहीं लगाए जाते हैं जहां पर श्रमिक उपलब्ध हो, मतलब श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले मजदूर उपलब्ध हो, वहां पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। फिर छठा कारक जो बताया गया है विद्युत, जिसे हम शक्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शक्ति का मतलब है जिनसे जो ऊर्जा के साधन होते हैं उनकी यहाँ चर्चा की गई है। अगर जहां बिजली उपलब्ध नहीं हो तो कम से कम वहां कोयला उपलब्ध हो जिसके कारण उद्योग लगाया जा सके। फिर आता है परिवहन की उपलब्धता। परिवहन, किसी भी वस्तु का निर्माण हम अपने उद्योग में कर रहे हैं तो उस वस्तु को बनने के बाद, यानी कच्चे माल से पक्के माल का निर्माण हो जाने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन की उपलब्धता होनी चाहिए, जिसके लिए या तो रेल की पटरियां बिछी हुई हो या फिर सड़क परिवहन या जल मार्ग स्थित हो। उसके बाद में आठवां बताया गया है संचार। संचार के अंतर्गत प्रौद्योगिकी जो चीजें होती है, तकनीकी जो चीजें होती है, वह भी वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिनमें कंप्यूटर आदि विशेष योगदान देते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, ये व्यवस्थाएं भी इस उद्योग धंधे को प्रभावित करती है। फिर आता है अंत में बाजार, मतलब जिस प्रकार का उद्योग आपने इन अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर लगाया है, वहां पर जिस उद्योग धंधे के अंतर्गत जिन वस्तुओं का आप निर्माण कर रहे हैं वह वस्तुएं वहां पर बेचने के लिए बाजार भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, उदाहरण मैंने दिया था पहले भी, रेगिस्तान में जाकर आप पेड़ पौधों को उद्योग लगाते हैं। रेगिस्तान में जाकर आप मान लीजिए चीनी की मिल लगाते हैं। अब चीनी की मिल के आधार पर रेगिस्तान में गन्ने की उपलब्धता नहीं होगी, फिर समतल भूमि नहीं होगी, जल की उपलब्धता नहीं होगी, तो वहां पर ये उद्योग लगाना बेकार है। साथ ही वहां पर आप चीनी बनाकर बेचोगे तो उन विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले लोग संख्या बहुत कम होती है, तो आपका चीनी बिकेगी कहाँ? चीनी को खरीदेगा कौन? क्यों? क्योंकि वहां पर रहने वाली लोक संख्या बहुत कम है, इसलिए वहां पर आपका उद्योग लगाना एक तरह से बेकार हो जाएगा। तो ये थे हमारे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम औद्योगिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक तंत्र जो होता है निवेश, प्रक्रम और उत्पादक पर निर्भर करता है। अब उनकी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले इन्हें उतार लीजिए, फिर हम औद्योगिक तंत्र पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक तंत्र हम पढ़ रहे थे, उद्योग के अंतर्गत औद्योगिक तंत्र की हम चर्चा करते हैं। देखिए, औद्योगिक तंत्र जो होता है, औद्योगिक तंत्र के अंतर्गत निवेश, प्रक्रम और निर्गत को शामिल किया जाता है। अब जब निवेश की बात करते हैं तो निवेश के अंतर्गत कच्चा माल, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन और श्रम को शामिल किया जाता है। निवेश के अंतर्गत हम कच्चा माल, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन और श्रम को शामिल करते हैं। ये निवेश के अंतर्गत आता है।
साथ ही प्रक्रम की जब हम बात करते हैं, प्रक्रम जो होता है एक लंबा क्रियाकलाप के बाद में, बहुत से क्रियाकलाप इसमें सम्मिलित होते हैं, उन क्रियाकलाप के अंतर्गत कच्चे माल को, कच्चा माल जो होता है उसे परिष्कृत माल में परिवर्तित करना प्रक्रम के अंतर्गत आता है। मतलब कच्चे माल से परिष्कृत करके उसे पक्के माल का निर्माण करना। निर्गत जो होता है यह अंतिम उत्पाद होता है या उससे प्राप्त आय होती है। इसके अंतर्गत कच्चे माल को, देखिए प्रक्रम की जब हम बात करते हैं तो प्रक्रम में कच्चे माल को परिष्कृत माल में तब्दील करना, परिष्कृत माल में परिवर्तित करना आता है। जबकि हम निर्गत की बात करते हैं तो निर्गत जो होता है, निर्गत अंतिम आय होती है, अंतिम उत्पाद होता है या इसे हम इससे प्राप्त आय भी कह सकते हैं। अब देखिए इन औद्योगिक तंत्र को समझने के लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के रूप में हम सूती वस्त्र का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो सूती वस्त्र हो गया, सूती वस्त्र की उद्योग की हम बात करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सबसे पहले देखिए इसमें जो होता है, हम बात करते हैं निवेश की। निवेश में जो आता है, निवेश के अंतर्गत इसमें होगा कच्चा माल, इसके अंतर्गत कपास जो होता है, मानव श्रम जो होता है, कारखाना जो होता है जहां काम किया जाता है, और परिवहन जो होता है इसे हम लागत निवेश मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? लागत और निवेश इसे हम मान सकते हैं। ये हो गया। दूसरा चरण हमारा सूती वस्त्र के अंतर्गत आता है जिसे हम मानते हैं प्रक्रम। प्रक्रम के अंतर्गत ओटाई, कटाई, बुनाई, छपाई को शामिल किया जा सकता है। ये प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम इसके निर्गत की बात करते हैं, निर्गत के आधार पर आप और हम जिस कमीज को पहनते हैं वह अंतिम उत्पाद माना जाता है, अंतिम उत्पादन है। हम निर्गत के अंतर्गत जब बात करते हैं तो निर्गत में आता है कमीज जो कपास से तैयार होती है। तो ये औद्योगिक तंत्र होता है जिसके आधार पर, कि उद्योग धंधा जो होता है किसी एक चीज निर्भर नहीं करता है, उसमें बहुत सी चीजों का योगदान होता है। कच्चा माल आएगा, उस कच्चे माल को परिष्कृत करके पक्के माल तब्दील किया जाएगा, उसके बाद में अंतिम उत्पाद तैयार करके उसे मार्केट में भेजा जाएगा, बाजार में भेजा जाएगा। तो एक तंत्र क्रिया है जो पूरी की पूरी ढांचे के रूप में, औद्योगिक ढांचे के रूप में कार्य करती है। अब हम औद्योगिक प्रदेश की चर्चा करते हैं। देखिए औद्योगिक जो प्रदेश होता है, सामान्य रूप से जहां उद्योग बेस होते हैं, विशेष तौर पर औद्योगिक प्रदेश वो उस जगह पर होते हैं जहां पर बहुत से उद्योग धंधे एक साथ बसे हुए हो। क्योंकि एक जगह पर एक उद्योग धंधा है तो वहां पर विशेष प्रकार कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। एक ही जगह पर बहुत से उद्योग धंधे स्थित होते हैं ना, तो वहां पर आपको लाभ ही लाभ होने वाला है, क्योंकि जितने भी औद्योगिक प्रदेश है वह एक दूसरे का लाभ में सहयोग करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं औद्योगिक प्रदेश की। तो औद्योगिक प्रदेश जो होते हैं, औद्योगिक प्रदेश वहां पर विशेष तौर पर कामयाब होते हैं जहां पर एक से अधिक उद्योग स्थापित हो और वो अपने एक दूसरे के लाभ जो होते हैं ना उनको आपस में बांटे। विश्व में जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उनमें पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। जो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है उसमें है पूर्वोत्तर अमेरिका, पूर्वोत्तर अमेरिका, उसके बाद में पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप
और पूर्वी एशिया जो है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश माने गए हैं। विश्व के औद्योगिक प्रदेश जो प्रमुख है ना वो माने गए हैं। इसके अलावा देखिए जो उद्योग धंधे होते हैं ये कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, प्रमुख उद्योग क्षेत्र ये होते हैं, ये स्थित होते हैं वहां पर जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, मतलब ये जो उद्योग धंधे हैं ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये उन इलाकों में बनाए जाते हैं, उन जगह पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब जहां कड़ाके की ठंड पड़ती हो, साथ ही जहां पर समुद्र पत्तन स्थित हो। समुद्र पत्तन का मतलब हो गया बंदरगाह जहां पर स्थित हो, और विशेष तौर पर जहां पर कोयले की उपलब्धता हो। कोयला क्षेत्र में ये औद्योगिक क्षेत्र बसाए जाते हैं। भारत में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र है जो बसे हुए हैं, जिनमें हम बात करते हैं तो गुड़गांव दिल्ली, मेरठ हरियाणा, बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली प्रदेश आदि औद्योगिक क्षेत्र है जो भारत में अपने औद्योगिक इकाइयों के आधार पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, लाभ का आपस में बंटवारा करते हैं, जिनसे औद्योगिक विकास भारत का हो पा रहा है। अब हम इन उद्योग धंधों के आधार पर जो भारत में उद्योग धंधे लगाए गए हैं उसकी चर्चा विश्व में जो विशेष औद्योगिक प्रदेश है उनके